नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2, बार्क, एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना। यहाँ से लगभग सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर हमने इस सीरीज में सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि उससे प्रश्न छूट गया हो। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश किसमें वृद्धि करते हैं? सही उत्तर आपका है जो कि विद्युत क्षेत्र राइट आंसर है। व्याख्या पूरी देखते हैं। यहाँ पर किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक्कृत दो आवेश विद्युत क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। जब दो आवेश एक निश्चित दूरी पर होते हैं तो उनमें आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र बढ़ता है। अगला है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव डैश डैश से बड़ी होती है। सही उत्तर जो कि 1 से बड़ी होती है राइट आंसर है। यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, जो कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है फार्मूला, जहाँ की एप्सिलॉन नॉट यानी वायु की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन पदार्थ की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर सापेक्ष विद्युतशीलता होती है। अगला है, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आवश्यक होता है। सही उत्तर इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। चालक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने हेतु चालक तार में विद्युत वाहक बल लगाना आवश्यक होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, जहाँ की फार्मूला आपका होता है Q बराबर IT या Q बराबर NE लगा सकते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहाँ पर इस फार्मूले को रख देंगे। चलिए अगला है, मानक तापमान और दाब डैश डैश होता है। सही उत्तर जो कि आपका 273 केल्विन और एक एटीएम एक एटम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है आपका, एक खोखले गोली चालक के भीतर होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें विद्युत क्षेत्र शून्य होता है राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि एक शुद्ध संधारित्र प्रत्यावर्ती सर्किट में संधारित्र यानी कैपेसिटर का औसत पावर डिसिपेशन ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 होगा राइट आंसर है। चलिए फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे, एक शुद्ध प्रतिरोध का औसत विद्युत खपत सर्वाधिक होता है, जबकि कैपेसिटर तथा प्रेरक का औसत वास्तविक विद्युत खपत शून्य होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, किसी शुद्ध धारिता सर्किट में वोल्टेज तथा धारा के मध्य फेज संबंध होता है। सही उत्तर आपका है जो कि EI से 90 डिग्री पीछे होता है राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, किसी शुद्ध धारिता सर्किट में वोल्टेज तथा धारा में 90 डिग्री फेज होता है। यह EI से 90 डिग्री पीछे होती है। शुद्ध धारिता का शक्ति गुणांक सदैव शून्य होता है, अग्रगामी होता है, जबकि शुद्ध इंडक्टर का शक्ति गुणांक सदैव शून्य लैगिंग होता है। अगला है, शुद्ध धारिता परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति का अधिकतम मान कितना होता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, शुद्ध धारिता परिपथ में तात्क्षणिक शक्ति का अधिकतम मान Vm/2 होता है, यानी आपका साथ ही शुद्ध धारिता का शक्ति गुणांक शून्य होता है।
अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण को घुमाने के द्वारा किसी भी वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। ऐसा करके हम डैश डैश परिवर्तित करते हैं। सही उत्तर है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी धारिता राइट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रेडियो अभिग्राही में ट्यूनिंग की वॉइस को पकड़ने के लिए वेरिएबल एयर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इस कैपेसिटर को ट्यूनिंग नियंत्रण करके वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। कैपेसिटर को ट्यूनिंग करने से उसकी धारिता परिवर्तित होती है। अगला है, परीक्षण के लिए किसी मोटर से कैपेसिटर निकालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? राइट आंसर, जो कि पूर्ण शॉक से बचने के लिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि परीक्षण के लिए किसी मोटर कैपेसिटर निकालते समय सदैव यह सावधानी बरतनी चाहिए कि पूर्ण शॉक से बचने के लिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, ताकि वह परिपथ में एकाएक झटका न उत्पन्न करे। अगला है, HRC यानी हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी कार्ट्रिज में भरण पदार्थ फिलिंग मटेरियल निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्य करता है? सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो कि समन माध्यम और शीतल माध्यम, क्वेंचिंग मीडियम और कूलिंग मीडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि HRC कार्ट्रिज में भरण पदार्थ समन माध्यम और शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करता है। भरण पदार्थ के रूप में क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। अगला है, रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में MCB को वरीयता देने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? सही उत्तर अन्य विकल्पों में जैसे सही है, जैसे कि सुगम संचालन, छोटा आकार, बेहतर संवेदनशीलता, ये सभी में से है, जो कि इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में MCB को वरीयता देने का कारण सुगम संचालन, छोटा आकार तथा बेहतर संवेदनशीलता है। रिवायरेबल फ्यूज को खराब होने पर पुनः बदलना पड़ता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रघात से संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भू क्षरण परिपथ वियोजक राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देख लेते हैं। अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक विद्युत शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। यह MCB की अपेक्षा अति विश्वसनीय होता है, अतः इसे सामान्यतः घरों में विद्युत शॉक से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक सिंगल उपकरण को ओवर करंट शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके और आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका हो जाएगा जैसे कि ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और RCCB इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य आवश्यक किया जाना चाहिए? सही उत्तर है, जो कि सफाई करनी चाहिए। राइट आंसर है। चलिए, ऋणात्मक लेपन करने से पहले धातु की सफाई की जाती है, ताकि संपूर्ण धातु पर आसानी से दूसरी धातु की परत चढ़ जाए तथा किसी भी प्रकार की अशुद्धि से प्रभावित न हो सके। अगला है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आपूर्ति की प्रकृति है। सही उत्तर है, जो कि कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा DC, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, विद्युत लेपन प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आपूर्ति कम वोल्टेज उच्च विद्युत धारा DC की प्रकृति की होती है। साथ ही ज्ञात रहे, विद्युत लेपन केवल DC के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है, जो लोग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं उन्हें पहनना चाहिए। सही उत्तर, जो कि आपको पहनना चाहिए यहाँ पर रबर के स्प्रेन
एप्रन और रबड़ के जूते और हाथ में मोजे पहनना चाहिए, और गोगल्स या कोई अन्य मुख्य कवच, यानी इसके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। आप सभी को पता होगा, जो कि सेल या बैटरी कहते हैं, यही रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण सेल या बैटरी होती है। इनमें विद्युत ऊर्जा का आयन चालन से होता है। इन सेलों द्वारा रासायनिक ऊर्जा से के विद्युत ऊर्जा के रूपांतर के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा मिलती है। अगला है, सरल वोल्टेइक सेल का निगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड डैश डैश का बना होता है। राइट आंसर, जो कि जिंक का बना होता है, सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सरल वोल्टेइक सेल का एनोड कॉपर का बना होता है तथा कैथोड जिंक का बना होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है तथा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में गंधक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम के अनुसार जब तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है, तब बीच की उंगली निम्नलिखित की दिशा की ओर इशारा करेगी। जैसा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक की धारा की दिशा सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार जब तर्जनी अंगुली फील्ड या फ्लक्स की दिशा की ओर इशारा करती है, तब बीच की उंगली चालक के धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम डैश डैश पर लागू होता है। राइट आंसर, जो कि डीसी मोटर पर लागू होता है। राइट आंसर है। चलिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। प्रथम तर्जनी अंगुली बल रेखाओं की दिशा तथा द्वितीय मध्यिका अंगुली धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम डीसी जनरेटर के लिए लागू होता है। अगला है, जैसा कि एसी परिपथ में पट्टित लोहे की स्थिरता से डैश डैश के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एडी धारा क्षति को कम करने के लिए राइट आंसर है। चलिए जैसा कि फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर एडी करंट लॉस का, जो कि यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। पट्टित करने से मोटाई कम हो जाती है, जिसके कारण एडी करंट लॉसेस को कम किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निष्क्रिय साधन कौन सा है। आप सभी को पता होगा, इसमें निष्क्रिय आपका है एयर कोर इंडक्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए जैसा कि एयर कोर इंडक्टर पैसिव डिवाइस है, जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, FET, SCR, BJT ये सभी एक्टिव डिवाइस होती हैं। अगला है, एक आधुनिक विद्युत अर्धचालक उपकरण जिसमें BJT और MOSFET की विशेषता शामिल है। राइट आंसर, जो कि IGBT, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, IGBT का पूरा नाम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। अगला है, FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, बहुसंख्यक वाहकों द्वारा प्रचलित। राइट आंसर है। चलिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। इसका इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई होता है। FET यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिवाइस होती है, जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है तथा इसमें नॉइज़ कम होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक घटक है। सही उत्तर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जो कि LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न, DC विद्युत धारा के मामले में एल्युमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता कितनी होती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा
61% होती है, सही उत्तर है। यहाँ पर आपको फिर से बताना चाहेंगे, दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट विद्युत धारा के मामले में एल्युमिनियम की तुलना में तांबे की चालकता 61% तथा 50% होता है। चालकता वास्तव में प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला है, कॉपर की तुलना में एल्युमिनियम में डैश डैश चालकता होती है, सही उत्तर आपका है 60.6%, राइट आंसर है। चलिए, ताम्र की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता 60.6% होती है तथा भार 50.5% होता है। साथ ही ज्ञात रहे कि एल्युमिनियम का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कॉपर के क्षेत्रफल से अधिक होता है। परिणाम स्वरूप स्क्रीन प्रभाव हानियाँ कम होती हैं। अगला है, ताम्र यानी तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता ताम्र यानी तांबे के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से डैश डैश होती है। सही उत्तर आपका है, जो कि अधिकतम 4 गुनी होती है, राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, यदि तांबा की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबा को एल्युमिनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या है? सही उत्तर 1.6, राइट आंसर है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जो कि एल्युमिनियम की चालकता तांबे की चालकता की 60% तथा एल्युमिनियम का भार तांबे की तुलना में 50% होता है। यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के माध्यम से बिजली के प्रवाह को रोक सकता है? राइट आंसर आपका है, जो कि रोधक सामग्री, ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं या जिनमें बहुत न्यूनतम धारा बहती है, जैसे कि सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, एस्बेस्टॉस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि कुचालकों के उदाहरण दिए गए हैं। चलिए, अगला है, संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश डैश होते हैं, उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता, राइट आंसर है। यहाँ पर ये सारे गुण हम देख लेते हैं, जो कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तापमान से अप्रभावित होना चाहिए और शून्य लीकेज करंट होना चाहिए। ये सारे गुण आपके होने चाहिए। अगला है, किसी डीसी जनरेटर की बाहरी विशेषताएं डैश डैश के बीच संबंध बताती हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट, सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आप डायग्राम द्वारा देख सकते हैं, डीसी जनरेटर में टर्मिनल वोल्टेज तथा लोड करंट बाहरी विशेषताएं हैं। चलिए, जैसा कि बैक ईएमएफ और फील्ड करंट जनरेटर के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं और डीसी जनरेटर में उत्पन्न करंट एसी प्रकृति का होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्युत वाहक बल वोल्टेज का आधा होता है, जो कि डीसी जनरेटर में, और वोल्टेज यहाँ पर बैक ईएमएफ का आधा होता है, जो कि डीसी मोटर में। अगला है, किसी डीसी जनरेटर के वोल्टेज को डैश डैश के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर आपका है, यहाँ पर गति को बढ़ाकर, राइट आंसर है। यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, जो कि विद्युत वाहक बल बराबर वोल्टेज प्लस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध होता है। जैसे कि वोल्टेज आपको निकालना है, तो इस प्रकार आप विद्युत वाहक बल इस प्रकार इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत वाहक बल बराबर फार्मूला होता है 5ZNP/60A होता है। चलिए, हम यहाँ पर देखते हैं, जनरेटर की गति बढ़ेगी तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, जिससे टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ेगा। अगला है, यदि किसी डीसी जनरेटर का शून्य लोड वोल्टेज तथा पूर्ण लोड समान ही हो तो जनरेटर डैश डैश है, लेवल कंपाउंड जनरेटर है, राइट आंसर है। चलिए, द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। सही उत्तर आपका है, एक तार को 2 स्थितियों में, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में से 2 या 2 से अधिक स्विचों को उपलब्ध होना। सही उत्तर आपका है एक लैंप, राइट आंसर है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, टू वे स्विच और मध्यवर्ती स्विच निम्नलिखित पहलुओं को संयोजन में भिन्नता रखते हैं। राइट आंसर है जो कि टू वे स्विच में 3 टर्मिनल और मध्यवर्ती स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। चलिए अगला है, अगला आपका जैसा कि 154 रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर आपका है एक डीपी स्विच से जोड़ा जाना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, आईसीडीपी स्विच डेड डैश के साथ सीधे तौर पर जुड़ा होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी आईसीडीपी आयरन क्लॉड डबल पोल स्विच इसका पूरा मान लो होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने पूरा आपको नाम बता दिया, आयरन क्लॉड डबल पोल स्विच, इसमें प्रत्येक लाइन को सीरीज क्रम में फ्यूज लगा होता है। इसका एक स्विच फेज लाइन और दूसरा स्विच न्यूट्रल लाइन को एक साथ ऑन या ऑफ करता है। ये स्विच 15 एम्पियर से लेकर 200 एम्पियर तक होते हैं। स्विच का धात्विक आवरण आवश्यक रूप से अर्थ किया जाता है। अगला है, स्विच की विशेषता को आवश्यक है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर धारा क्षमता, वोल्टेज, स्विच का प्रकार यानी उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डेड डैश का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि सीरीज प्रतिरोध यानी सीरीज रेजिस्टेंस राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं, ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु सीरीज रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीरीज क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और धारा का मान कम हो जाता है। अगला है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्पीड निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। सही उत्तर आपका है जो कि सप्लाई की आवृत्ति में परिवर्तन करके, ध्रुवों की संख्या में परिवर्तन करके और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को घटाकर। ऑप्शन नंबर डी इसके सारे राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मूला भी आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, 4 पोल 5 HP 3 फेज और 50 साइकिल प्रति सेकंड 400 वोल्ट प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या होगी। सिंपल सा फार्मूला होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड बराबर 120 F/P होता है। यहाँ पर पूरा मान रख के हल करेंगे तो आपका यहाँ पर 1500 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि निम्नलिखित ट्रांसफार्मर परीक्षणों में से किसमें एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शपनर का परीक्षण राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि शपनर का परीक्षण डिस्ट मशीनों के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण के रूप में होता है, जबकि प्रत्यक्ष भरण, खुला परिपथ तथा लघु परिपथ यह तीनों परीक्षण ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर शक्ति को स्थानांतरित करता है, वह भी नियत अर्थात बिना मान का आवृत्ति, जबकि स्टेप अप तथा स्टेप डाउन अनुप्रयोग द्वारा वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है। अगला है, एक ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट में कौन से पैरामीटर निर्धारित किए जाते हैं। सही उत्तर आपका है जो कि चुंबकीय प्रतिक्रिया, कोर हानि प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर जैसा कि हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर स्थैतिक युक्ति है। यह मुख्यतः दो प्रकार से अप्रत्यक्ष टेस्ट को परफॉर्म कर सकती है, जिससे कि पहली शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसकी सहायता से कॉपर हानियाँ ज्ञात की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य टेस्ट होता है जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है, जिसकी सहायता से कोर हानियाँ यानी चुंबकीय प्रतिक्रिया, कोर हानि प्रतिरोध ज्ञात की जाती है। अगला है, ट्रांसफार्मर के प्रत्यक्ष लोड परीक्षण यानी डायरेक्ट लोड टेस्ट में डेड डैश ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर को निर्धारित घंटों के लिए इसकी निर्धारित धारिता के लिए लोड किया जाता है। सही उत्तर आपका तापमान में वृद्धि
राइट आंसर है। चलिए, ट्रांसफार्मर के प्रत्यक्ष लोड परीक्षण में तापमान वृद्धि ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर को निर्धारित घंटों के लिए इसकी निर्धारित धारिता के लिए लोड किया जाता है। अगला है, किसी 2 केवीए ट्रांसफार्मर में 150 वाट का आयरन ह्रास होता है तो 200 वाट का पूर्ण लोड कॉपर ह्रास है, तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता तब होगी जब कुल ह्रास डैश डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 300 वाट राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आप देख लेना। चलिए, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता किनके बीच होती है? सही उत्तर आपका है 90 से 98% इसकी सर्वाधिक दक्षता होती है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% तक होती है क्योंकि इसमें हानियाँ कम होती हैं, इसमें घूर्णन भाग नहीं होते हैं, जिसके कारण विंडेज लॉसेस नहीं होते हैं। अगला है, अगला आपको दिया गया है बैटन पर टीआरएस केबल डैश डैश के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर आपका है कम वोल्टता राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। टीआरएस का पूरा नाम टफ रबर शीट केबल होता है। टीआरएस को केबल को टिन अलेपित तांबे के तार के वल्कनाइज्ड इंडिया रबर का आवरण और उसके ऊपर कठोर रबर का सुरक्षा आवरण चढ़ाकर बनाया जाता है। टीआरएस केबल का उपयोग नमी वाले स्थानों की वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। अगला है, किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? सही उत्तर आपका है जो कि 16 एम्पियर के 3 नग और 16 एम्पियर के 1 नग ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है घरेलू या औद्योगिक बिजली के स्थापन की बिजली खपत किलोवाट घंटे में को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एनर्जी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे ऑप्शन नंबर सी सिंगल फेज एनर्जी मीटर राइट आंसर है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कि यह सिंगल फेज एसी सप्लाई पर कार्य करने वाला यंत्र है। यह इंडक्शन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, अगला है, वायरिंग के लिए डैश डैश एक आवश्यक सामग्री है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लकड़ी के पेच राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। वायरिंग के लिए आवश्यक सामग्री एल्बो टी बैंड एक्सपेंशन बैंड सैंडल अर्थ क्लिप लकड़ी पेच सॉकेट्स निपल एक्सपेंशन एल्बो इंस्पेक्शन टी कंड्यूट 1 वे जंक्शन बॉक्स 2 वे जंक्शन बॉक्स 3 वे जंक्शन बॉक्स अर्थ वायर फैन बॉक्स सनमाइका सीट फ्लेक्सिबल कंड्यूट आदि होते हैं। चलिए, अगला है, सिंक्रोनस मशीनों में भार के अचानक अनुप्रयोगों पर पूरक अपनी नई संतुलित स्थिति की खोज करता है और इस प्रक्रिया को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर चाल दोलन हंटिंग कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं तुल्यकालिक मशीनों में भार के अचानक अनुप्रयोगों पर पूरक अपनी नई संतुलन स्थिति की खोज करता है और इस प्रक्रिया को चाल दोलन हंटिंग कहा जाता है। मशीन के इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग की जाती है या वाइंडिंग रोटर के पोल केस पर की जाती है। अगला है, जब प्रेरण मोटर के यानी इंडक्शन मोटर के साथ तुलना की जाती है तो एक तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर होती है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि सभी शक्ति गुणक पर काम करता है, चाहे पश्चिगामी हो या अग्रगामी या इकाई हो। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मतलब कथन ए बिल्कुल सही है। और दूसरा बी की दक्षता बहुत अधिक होती है, यानी ये भी आपका बिल्कुल सही है। और सी ये महंगी मोटर होती है, ये भी यानी ऑप्शन नंबर ए, ये सारे कथन आपके सही हैं। चलिए, यहाँ पर हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात का सिंक्रोनस रिएक्टेंस यानी प्रतिघात इकाई में के बीच संबंध क्या है? सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी SCR बराबर 1/XD ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है, सिंक्रोनस मोटर में मोटर की AC पावर का मान डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी √3 VI cos φ राइट आंसर है।
जहाँ की यहाँ पर पूरे मान आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक सिंक्रोनस मशीन में समकोणिक अक्ष तुल्यकालिक प्रतिघात डैश डैश का अनुपात होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वी मिनिमम और आई मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण और ग्राही छोर वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से डैश डैश होती है। सही उत्तर आपका ज़्यादा होती है, राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हल्के भार दशाओं के अंतर्गत संचरण की ग्राही वोल्टता प्रेषक छोर वोल्टता से ज़्यादा होती है और इस घटना को फेरेंटी प्रभाव भी कहते हैं। अगला है, निलंबन रूपी विद्युत रोधक किस क्रम में लगे होते हैं। सही उत्तर सीरीज में लगे होते हैं, राइट आंसर है। चलिए अगला है, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व डैश डैश है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2.7 ग्राम प्रति सीसी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर जो कि रिंग मेन वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि कम विभव पर शक्ति उत्पादन के लिए रिंग मेन वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं। ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि हमने सभी टॉपिक से प्रश्नों को कवर किया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि प्रश्न छूट गए हों। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।